Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of October 2021। तो 19 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। आप इसको लाइक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, आप आराम से शर्माया मत करिए, लाइक करिए, है ना। एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक तो मैं नीचे देता ही हूँ। साथ में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप @TEMS TEMS IAS सर्च करके आपको चैनल मिल जाएगा। टेम्स IAS करके सर्च करेंगे तो आपको द एग्जाम्स मेड सिंपल UPSC टेम्स IAS मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगी आज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की जो आपकी मेंटेलिटी है उसको इंप्रूव करेगा। फिर हम एक क्वेश्चन मेंस के लिए देते हैं, तो वो मैं मेंस वाला क्वेश्चन आपको दूंगा। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो PIB या दूसरे न्यूज़पेपर्स की हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स है, एंड देन एडिटोरियल्स ऑफ द डे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था निकालती है? फर्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेकंड इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज हेल्थ फॉर ऑल, या डी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आपको बताना है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इनमें से कौन सी संस्था निकालती है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब कुछ पेयर दिए हुए हैं, जैसे कि मिशन दिया है, सामने एस्टेरॉइड दिया है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। पहला है मिशन लूसी, और इसके सामने एस्टेरॉइड है जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड। दूसरा है हायाबूसा मिशन बेन्नू, एंड तीसरा है ओसाइरस रेक्स र्यूगू। तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर है मिशन और एस्टेरॉइड्स का। दैट इज द क्वेश्चन। 1 and 3, 1 only, 2 only, या 1, 2 and 3। These are the options for you. क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इंडियाज स्कोर ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन द रिसेंट 2 decades हैज डिक्लाइंड बाय 10 पॉइंट्स। इंडिया का अगर हम स्कोर देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो पिछले 2 डिकेड में 10 पॉइंट से ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ग्लोबली इंडिया रैंक्ड अमंग द वर्स्ट इन चाइल्ड वेस्टिंग और वेट फॉर हाइट। तो अगर आप ग्लोबली देखें तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी चाइल्ड वेस्टिंग में वो वर्स्ट थी। ये स्टेटमेंट कह रहा है 2। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, बोथ, या नन। आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। आप सभी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करिएगा, है ना। आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और एंड में जब वीडियो खत्म होने लगेगा तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। आई विल टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ द वीडियो। जब अपन एक बार रिवाइज भी करेंगे क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, तब मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो सिंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका GS1 में भी पूछ सकता है, क्योंकि सोसाइटी वाला पार्ट में, हेल्थ वाला पार्ट में, GS2 में भी पूछ सकता है ये, ठीक है ना। तो ये GS2 में भी पूछ सकता है, GS1 में भी पूछ सकता है, और ये GS3 में भी पूछ सकता है। तो ऐसा ये क्वेश्चन है कि इसमें एक एस्पेक्ट नहीं है, इसमें अलग इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट भी है, इसमें सोसाइटी वाला एस्पेक्ट भी है, इसमें पॉलिसी वाला एस्पेक्ट भी है। तो ये क्वेश्चन किसी में पूछा जा सकता है। आपके लिए सवाल है, व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या किया जाए कि इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो इंप्रूव हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो अपने को देखना है कि पहली चीज तो कि उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, फिर किस कंस्टिट्यूएंट या किस पैरामीटर के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है, ये आप सजेशन में लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप लोग अटेम्प्ट करिए, और पॉइंट जो भी आप दे सकते हैं, मतलब अगर एक व्यक्ति एक पॉइंट भी दे सकता है ना, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी शुरुआत है। आप लोग शर्माइए नहीं, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा गलत, मैं कुछ गलत लिख दूंगा तो दूसरा क्या बोलेगा। उसके बोलने ना बोलने पे आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, और जो भी आपके दिमाग के पॉइंट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो पहली न्यूज है, अ टीम फ्रॉम द गोरखा राइफल्स, यानी कि फ्रंटियर फोर्स की एक गोरखा राइफल्स की एक टीम थी जिसने कि रिप्रेजेंट किया था इंडियन आर्मी को एट द प्रेस्टिजियस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज।
अब एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, आप इसको याद रखिएगा। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? ये ब्रैकन वेल्स में हुई थी, जो कि यूके का पार्ट है। और यहां पे इस एक्सरसाइज में गोरखा राइफल्स की जो फोर्स थी, फ्रंटियर फोर्स थी, उसको गोल्ड मेडल मिला है। तो मतलब कि जो हमारी गोरखा राइफल्स वाली टीम थी उसने ये जीता है। और ये कहां पे हुआ? ये वेल्स में हुआ, ब्रैकन नाम की जगह है वेल्स में, जो कि यूके, अब यूके में तो आपको पता ना, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड वाला पोर्शन हो गया, आयरलैंड वाला पार्ट, नदर्न आयरलैंड वाला पार्ट हो गया। तो ये सारे मिलकर के यूके बनाते हैं, और यूके के अंदर ही आपका वेल्स वाला पार्ट भी आएगा जिसमें कि ब्रैकन आएगा। वहां पे ये प्रेस्टिजियस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज का नाम क्या है? कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कहां पे हुआ था, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज क्या है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि जो एक्सरसाइज है कैम्ब्रियन पेट्रोल, ये ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द यूके आर्मी। इसे यूके की आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। इसको अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस माना जाता है, टीम स्पिरिट, एंड समटाइम्स रिफर टू एज द ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेस। तो मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेस का ओलंपिक्स भी कहा जाता है इसको। कैम्ब्रियन एक्सरसाइज याद रखिएगा कहां पर होता है? आपका यूके में हुआ, ब्रैकन वेल्स में। और इसमें जो गोरखा फोर्सेस थे फ्रंटियर, तो उनको गोल्ड मेडल मिला। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली फॉर द इंडियन आर्मी, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे मूव करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम मैं बता रहा हूं कि भूटान और चाइना ने एक डील की है। बेसिकली भूटान एंड चाइना ने एक डील की है, एक एग्रीमेंट किया है ऑन अ 3 स्टेप रोड मैप टू हेल्प स्पीड अप द टॉक्स टू ब्रेक द डेडलॉक इन निगोशिएशंस। देखो हुआ क्या, जब आपका बीच में डोकलाम वाला मुद्दा बढ़ा, डोकलाम का जो डिस्प्यूट बढ़ा, उस समय 2 कंट्रीज के साथ इंडिया चाइना के रिलेशन खराब हो गए। एक तो भूटान के साथ खराब हो गए, और दूसरा इंडिया के साथ भी, डोकलाम डिस्प्यूट में इंडिया के साथ भी खराब हो गए। इंडिया के साथ क्यों खराब हुआ? क्योंकि इंडिया और भूटान ने की थी फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसके चलते इंडिया ने भूटान का किया फुल सपोर्ट, और इस चक्कर में वही वाली बात की दुश्मन का दोस्त का दुश्मन हो गया। तो वही वाली चीज है कि हमारा भी बातचीत खराब हुआ, और उसके बाद भूटान का तो खराब हुआ ही। और जो भी वहां के डिस्प्यूट चलते, भूटान और चाइना के मैं भी आपको डिस्प्यूट्स बताऊंगा। भूटान और चाइना जो है लगभग 400 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब वहां पे 3 ऐसे, बेसिकली 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। पहला पॉइंट है डोकलाम, क्योंकि चाइना जो है वो डोकलाम को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि डोकलाम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर आप देखेंगे डोकलाम की लोकेशन देखेंगे, तो डोकलाम बेसिकली लोकेटेड है इंडिया वाले पार्ट के पास, बिल्कुल सिक्किम के पास लोकेटेड है ना। ऊपर आपका नाथुला पास आता है, नीचे फिर आपका जब आओगे यहाँ पे तो डोकाला या डोकलाम जिसको बोलते हैं वो आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको क्योंकि वो ट्राई जंक्शन वाला रीजन है, चुम्बी वैली यहाँ से, सॉरी ये ट्राई जंक्शन रीजन में आता है डोकलाम, इस कारण से काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है, और चाइना इसको कैप्चर करना चाहता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जकरलंग एंड पसमलंग वैली, ये 2 वैलीज हैं, जकरलंग और पसमलंग वैली। ये 2 वैली हैं विच आर लोकेटेड नियर द तिब्बत टू भूटान नॉर्थ, विच मेजर्स 495 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक 495 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जकरलंग एंड पसमलंग वैलीज का। इट इज लोकेटेड नियर तिब्बत, है ना। तो याद रखिएगा ये भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तीसरा है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट, क्योंकि चाइना इसको क्लेम करता है। ये अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग वाला रीजन है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग सेंचुरी, तवांग मोनेस्ट्री वाला रीजन है, उसके करीब है। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? चाइना इसको क्लेम जरूर करता है, बट इट इज नियर टू द अरुणाचल प्रदेश तवांग वाला रीजन। आपको यह भी पता होगा कि जो तवांग का रीजन है अरुणाचल प्रदेश में, उसको भी चाइना क्लेम करता है ना, तिब्बत का पार्ट बोलता है और बोलता है कि हमारा है ना। तो दैट इज अनदर थिंग जहां पे इंडिया और चाइना का भी डिस्प्यूट इन्वॉल्व है, और यहां पे भूटान का भी डिस्प्यूट इन्वॉल्व है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या था अभी एक्चुअली कि जब डोकलाम का इशू आया तो उसके बाद से बातचीत, निगोशिएशंस पूरे एक तरीके से बंद हो चुके थे, उसको स्टॉल हो चुके थे, है ना। तो इसी डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद अब एक ये डील ब्रोकर की जा रही है बिटवीन भूटान एंड चाइना, जिसमें 3 स्टेप रोड मैप बनाया गया है ताकि निगोशिएशंस को दोबारा चालू किया जा सके और जो डिस्प्यूट्स उनको खत्म किया जा सके। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि देखो इम्प्लीकेशंस इंडिया पे भी पड़ेंगे, क्योंकि चाहे आप डोकलाम देख लो, वो हमारे सिक्किम का जो चिकन स्नैक
वाला रीजन है उसके करीब है, स्ट्रैटेजिक है। तो अगर कुछ ऐसी डील हो जाती है कि जिसमें चाइना को कंट्रोल दे दिया जाता है इस रीजन का, तो इंडिया के लिए वो स्ट्रैटेजिकली अच्छा नहीं होगा। सेम गोज विद द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रीजन देखो तो तवांग के बिल्कुल करीब है, यानी तवांग मोनेस्ट्री के पास है, अरुणाचल प्रदेश के रीजन के पास है। वो भी हमारा अटूट हिस्सा है ना। दैट इज अगेन मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। एंड वहां पर भी अगर चाइना की प्रेजेंस क्लोज हो जाती है तो दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिकली वेरी गुड फॉर इंडिया। तो ये यहां पे देखने की बात रहेगी कि इंडिया का इंटरेस्ट डोकलाम में भी है और साक्तेंग में भी है। बोथ आर दी हॉटस्पॉट्स एंड बोथ वी हैव टू प्रोटेक्ट, मतलब स्ट्रेटेजिकली वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ ऑफ दीज, है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। रिसेंट अटैक्स इन जम्मू कश्मीर रिवील द टेरर आउटफिट्स न्यू स्ट्रैटेजी, एनआईए। अब एनआईए का कहना है कि जो अभी अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर के, वो दिखाते हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं वो अब नई स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। जैसे कि दे आर बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के, वहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए, उनको जो टेरर आउटफिट्स हैं वो डिरेल करती जा रही हैं, है ना। देयर न्यू एजेंडा इज बेसिकली टू डिरेल एवरी अटेम्प्ट द गवर्नमेंट टेक्स टू हेल्प द पीपल। लोगों की मदद के लिए कुछ भी अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो वहां पे जो टेरर आउटफिट्स हैं वो उसको नहीं होने देना चाहते। एनआईए सिंस न्यूज में है तो मैं आपको बता दूं एनआईए के बारे में। एनआईए जो बना था ना, एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है जिसको एक एक्ट के तहत बनाया गया है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया है। एक्ट का नाम है एनआईए एक्ट ऑफ 2008। 2008 के एनआईए एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। एक्चुअली मुंबई में जब अटैक हुआ था ना 2008 में, उसके बाद एनआईए को बनाने की प्रोसेस चालू की गई थी। एनआईए के जो करंट चेयरमैन है वो वाईसी मोदी हैं। एनआईए वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। और अभी रिसेंटली 2019 में एक एनआईए अमेंडमेंट बिल भी लाया गया था, याद रखिएगा 2019 में एनआईए अमेंडमेंट बिल भी लाया गया था जिसमें कुछ बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई थी। जैसे कि पहला शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब कि इस एक्ट के एक शेड्यूल में बहुत सारे ऑफेंसेस मेंशन्ड है जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कहलाते हैं। तो एनआईए एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मेंशन्ड है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कुछ ऑफेंसेस विच आर डन अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 या यूएपीए 1967, जिसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं 1967, वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित करने वाला जो पावर है वो भी एनआईए को रिसेंटली दिया गया था कि आप इंडिविजुअल्स को भी घोषित कर सकते हैं कि टेररिस्ट है या नहीं है, ठीक है ना। तो इवन द इंडिविजुअल्स कैन बी ब्रांडेड एज टेररिस्ट और नॉट बाय एनआईए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। इसके अलावा एनआईए के पास पावर है फॉर एडिशनल ऑफेंसेस, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी, यानी कि जो फर्जी करेंसी होती है ना, फर्जी नोट होती हैं, इनके रिगार्डिंग पावर भी है। ट्रैफिकिंग यानी कि अगर किसी को अगवा कर लिया गया है या बॉर्डर के उधर बेचने की तैयारी की जा रही है तो उसको भी देखते हैं ये। प्रोहिबिटेड आर्म्स का अगर मैन्युफैक्चरिंग या सेल हो रहा है तो उसको भी देखते हैं। साइबर टेररिज्म को भी देखते हैं। और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 का है, उसके अंतर्गत अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो भी ये देखते हैं। एनआईए का जुरिस्डिक्शन जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है रिसेंटली, है ना। रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है और एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। स्पेशल कोर्ट्स आल्सो हैव बीन फॉर्म्ड एनआईए के लिए। एनआईए का जो अभी रिसेंटली 2019 का बिल आया था उसने कहा था कि ये गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं एनआईए एक्ट के अंतर्गत उनके ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। एंड बहुत सारी पावर्स जो हैं वो एनआईए को अभी रिसेंटली दी गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल अपने पास ही पावर रख रहा है ना, क्योंकि इनके पास पुलिस ऑफिसर्स की पावर होती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन या ये करते हैं ना तो इनके पास पूरा पुलिस ऑफिसर्स की ही पावर होती है। तो एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, अब एनआईए जब पूरी पावर अपने पास रखेगा केसेस की तो फिर पुलिस से जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस उससे पावर इनके पास आ जाएगी। अगला है विद केरला डैम्स ब्रिमिंग पैनल टू रेगुलेट वाटर रिलीज। अब यहाँ पे केरला की जो डैम्स हैं वो बिल्कुल अपने टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नाम थे रिजर्वायर्स के, रिवर्स, तो मैं आपको बता दूं, है ना, रिवर्स के नाम बता देता हूं। एक है पंपा, अगला है मनीमाला एंड तीसरा है अचियन कोली, ठीक है ना, कोयल, अचियन कोयल,
ठीक है ना। दीज आर द रिवर्स विच आर वेल ओवर द डेंजर लेवल। ये नदियों के नाम देख लीजिए, पंपा, मनीमाला और अकियन कोइल या अचियन कोइल, जो भी आप बोलना चाहें। दीज आर द रिवर्स, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये अचियन कोइल जो रिवर है ये लगभग थुम्पामोन, कडक्कड़ ये वाले रीजन में रहती है। लेकिन ये तीनों रिवर जो है केरला के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, पंपा, मनीमाला एंड अचियन कोइल। ये नाम याद रखना, क्योंकि कई बार यूपीएससी जस्ट आपसे ये तीनों नाम दे देगा और आपको रीजन दे देगा कि इनमें से कौन से रीजन की ये रिवर्स हैं। तो वहां पे आपको सही आंसर मार करना पड़ेगा, पंपा, मनीमाला और अचियन कोइल। तो ये तीन नदियों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो न्यूज देखो, कई बार ऐसा लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट ऐसे रहते हैं जो अपने को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वही अपने को ढूंढना है। अपना काम क्या है, अपने को वही ढूंढना है। अगला है आर्मी ट्रेन ऑफिसर्स पोस्टेड अलोंग एलएसी इन द तिब्बतोलॉजी। तो अब यहाँ पे एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनको आर्मी ट्रेन कर रही है तिब्बतोलॉजी में। अब तिब्बतोलॉजी क्या है? तिब्बतोलॉजी इज बेसिकली इज द स्टडी ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू तिब्बत। तो तिब्बत से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम तिब्बतोलॉजी बोलते हैं। तिब्बत से रिलेटेड मतलब कि तिब्बत की हिस्ट्री हो गई, तिब्बत का रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एंड कलेक्शन ऑफ तिब्बतन आर्टिकल्स ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इनमें से रिलेटेड किसी भी चीज में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो तिब्बतोलॉजी का पार्ट रहेगा। और एक्चुअली समझना जरूरी भी है ना। जो भी पर्सनल्स इंडिया चाइना बॉर्डर में, स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है जो तिब्बत के साथ बॉर्डर करता है, एक्चुअली जो तवांग वाला रीजन है ना अरुणाचल प्रदेश का, वो एक्चुअली तिब्बत के साथ बॉर्डर करता है। तो वहां पे काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वहां पे लोग वहां का कल्चर, वहां की ज्योग्राफी, वहां की पॉलिटी, वहां की इकोनॉमी सब समझें, ताकि अच्छे से एक्ट कर सकें, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज, आई थिंक, ओके। यहां पे एक बस न्यूज थी कि मुंबई हैज लॉस्ट नियरली 40% ऑफ इट्स ग्रीन कवर बिटवीन 1991 टू 2018। 1991 से 2018 तक मुंबई जो है 40% ग्रीन कवर यानी कि फॉरेस्ट एंड स्क्रबलैंड लूज कर चुका है। 81% ओपन लैंड लूज कर चुका है एंड 30% वाटर बॉडीज लूज कर चुका है। और मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी राइज हो चुका है। सो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो चुका है। 81% ओपन लैंड का मतलब क्या होता है? बैरन स्पेसेस विदाउट एनी वेजिटेशन, मतलब कि बैरन स्पेस जहां पे वेजिटेशन नहीं था। तो 81% ओपन स्पेस लूज कर चुका है, 40% ग्रीन कवर लूज कर चुका है, 30% वाटर बॉडीज लूज कर चुका है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर हु वाज नेवर इंडिक्टेड। अब यहां पर AQ खान के बारे में आया है। AQ खान एक्चुअली में कहना चाहिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर है, जो कि जिसने कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करवाया। तो ये वो व्यक्ति है जिसने कि पाकिस्तान में AQ खान ने ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन काफी ज्यादा करवाया, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑथर का बस इतना कहना है कि अमेरिका जो रहा है हमेशा से पाकिस्तान का एक सिंपैथेटिस्ट बन के रहा है, और इसीलिए शायद AQ खान को उसने पकड़ा नहीं, AQ खान को उसने पहले ही नहीं खत्म किया, है ना। दिस इज द थिंग विच इज देयर। एंड AQ खान हैज बेसिकली जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसको काफी ज्यादा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर वहां से कहां से उसने स्मगलिंग की। AQ खान एक्चुअली में बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व था, जैसे स्मगलिंग करके वेस्टर्न रीजन से, वेस्टर्न कंट्रीज से स्मगलिंग करके न्यूक्लियर का प्रोलिफरेशन करना, ये सारा काम उसने करवाया था। एंड यही चीज ऑथर ने कही कि ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ लेगा जिनके बारे में आप नहीं जानेंगे, जो इतने इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है भी नहीं। और वहीं पे AQ खान जैसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग यहाँ पे ऑथर ने यहाँ डिस्कस की है। अगला आर्टिकल है ग्रीन फील्ड होप्स। अब ग्रीन फील्ड होप्स जो है बेसिकली आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडिया की रिकवरी के लिए एक्चुअली में कोविड-19 पैंडेमिक जब से सेकेंड वेव जब इसकी रिसीड कर गई है चूंकि, तो अब जो है इकोनॉमी थोड़ा सा दोबारा ग्रो करना शुरू कर रही है, ठीक है ना।
अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. इफ यू सी द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यू विल सी अ स्पर और यू विल सी अ ग्रोथ इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, है ना, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी. अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं. तो पहली चीज तो देखो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो इंप्रूव हुई है. गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग है, आप इसको लिख भी सकते हैं कि व्हाट थिंग्स हैव इंप्रूव्ड. तो पहला इसमें पॉइंट रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग, यानी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमी का हार्डवेयर बोला जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमी का हार्डवेयर बोला जाता है. तो ये अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखे होंगे, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की काफी ज्यादा बातें की जा रही है ना. रोड बनाया गया, रेलवे बनाया जा रहा है, अलग अलग लाइंस बिछाई जा रही हैं. ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है इकोनॉमी का, और ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है. तो ये एक अच्छा चीज है. देन इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कि सॉरी एयर इंडिया बनाया गया. एयर इंडिया था, एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट एंटिटी थी जब वो लॉस में चल रहा था पूरी तरीके से. बाद में देखो यहाँ पे क्या किया गया, एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अब उसको प्राइवेटाइजेशन कराया गया. तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप. और ये इस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो होते रहने चाहिए. और ज्यादा कि गवर्नमेंट का काम हर सुविधा प्रोवाइड करना नहीं. गवर्नमेंट का काम क्या है, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. यहाँ पे गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक्ट कर रहा था, but government should be acting as a facilitator to others, not just provide the services. इसके अलावा ऑथर ने कहा जो PLI स्कीम है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो भी काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है, इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, स्पेशली इन फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. और ये बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप है जो कि इंडिया द्वारा लिया गया है. फिर टाटा ग्रुप को जो एयर इंडिया दिया गया वो मैंने आपको बता दिया, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, है ना. यही सारे स्टेप्स हैं जो कि दिखाते हैं कि इंडिया जो है एक रिकवरी के पाथ में है. एंड इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो फुल्ली हो सकता है कंप्लीट हो आफ्टर दीज स्टेप्स. कुछ चीजें अभी भी इंप्रूव करना बचा हुआ है, जैसे बैंकिंग कंडीशन, बैंक में क्रेडिट ग्रोथ, ये सारी चीजें अभी भी इंप्रूव करनी बची है ना. लेकिन एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर. अच्छी चीज है कि कुछ स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि जैसे अभी हम FTA की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, FTA की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, है ना, चाहे वो ब्रिटेन हो. तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप. अगर हम ये भी करने में सफल हो पाते हैं तो दैट विल अगेन बी अ वेरी फ्रूटफुल स्टेप फॉर इंडियाज पॉलिटिक्स, है ना, इंडियाज इकोनॉमी. A shadow foreign policy for the first time. अब यहाँ पे मैं आपको शैडो कैबिनेट एक टर्म यूज हुआ है तो मैं आपको बता दूं. देखो क्या होता है शैडो कैबिनेट, एक्चुअली में ब्रिटेन में एक टर्म यूज होता है. ये वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट के लिए यूज होता है. अपोजिशन पार्टी में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक रूलिंग पार्टी है. अब एक रूलिंग पार्टी में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक होम मिनिस्टर होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगा. इसी तरीके से उसकी बिल्कुल क्लोजेस्ट एक कैबिनेट होगी. शैडो कैबिनेट क्या होती है ना, शैडो कैबिनेट सेम उसका अपोजिट होता है. मतलब कि अपोजिशन में भी सेम कुछ लोगों को अलग अलग रोल दे दिया जाता है. मतलब एक व्यक्ति को दे दिया जाता है कि अगर कल को हमारी पार्टी पावर में आ गई तो तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तुम होम मिनिस्टर बनोगे, तुम डिफेंस मिनिस्टर बनोगे, तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे. तो जो रोल, मतलब कि जो लोग रोल गवर्निंग पार्टी के लोगों को दिया गया है वही सेम रोल अपोजिशन अपने लोगों को दे के रखती है कि सपोज कल को पावर चेंज होता है या हम पावर में आते हैं तो हमारे ये लोग जो अभी प्रेजेंट कैबिनेट उसको मिमिक करेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो ये होती है एक शैडो कैबिनेट. तो दैट इज द थिंग. ये वेस्टमिंस्टर यानी कि जो ब्रिटेन वाला पार्ट है वहां पे ये एक्चुअली में काफी ज्यादा एक प्रचलित टर्म है, आप इसको याद रखिएगा. अब यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है, इंडिया नीड्स कास्ट काउंट, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा. मैं डिस्कशन करूंगा केवल इसके जो प्रीलिम्स के स्पेसिफिक आर्टिकल्स दिए हैं तो वो आर्टिकल्स अपन रिवाइज कर लेते हैं. तो इक्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ आर्टिकल्स ऑथर ने मेंशन किए हैं, जैसे आर्टिकल 17 विच इज देयर फॉर अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 17 की बात है. आर्टिकल 23 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट या फोर्स लेबर के अगेंस्ट काम करता है. आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करता है. तो बस आपका रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है ना.
एंड ये भी कहता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर से हिस्सा मिलना चाहिए। फिर एक आर्टिकल 335 भी है जो कि प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। याद रखेगा, आर्टिकल 335 प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर द एससीज एंड एसटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोथ अंडर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। 1990 में एक और स्टेप लिया गया था प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के अंतर्गत, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी एंड इसने 27% रिजर्वेशन दिया था इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू द ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है ना। एंड ये बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी बढ़ा दिया गया है ना, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ। दैट इज द थिंग अगेन विच वॉज डन, है ना। तो यही सारी चीजें कुछ ऑथर ने मेंशन की इस आर्टिकल में, इसको आप प्रीलिम्स के हिसाब से जरूर याद रखेगा। ठीक है, दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। लैकिंग इन न्यूट्रिशन, अब ये डेटा तो आपको पता है कि इंडिया की रैंकिंग 101 आई है 116 कंट्रीज में। अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया था। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक आयरिश इंस्टीट्यूशन है और जर्मन जो है वेल्ट हंगर लाइफ है, ये मिल करके निकालते हैं इस रैंकिंग को। याद रखिएगा, एक आयरिश इंस्टीट्यूशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा जो है वो जर्मन है वेल्ट हंगर लाइफ, ये मिल करके निकालते हैं। और इंडिया जो है ये 31 नेशंस में है जिनको सीरियस क्लासीफाई किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो कंडीशन है सीरियस क्लासीफाई की गई है फॉर दीज 31 कंट्रीज और इंडिया उनमें से एक है। एंड इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2016 से डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है। 4 इसमें पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है अंडर 5 वेस्टिंग यानी लो वेट फॉर हाइट, फिर अंडर 5 स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज, एंड अंडर 5 मोर्टालिटी यानी मोर्टालिटी। ठीक है ना। तो ये लिखा जा रहा है। एंड वेस्टिंग हैज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2012, जो हमारी वेस्टिंग का डेटा है वो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2012। स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टंटिंग एंड हमारी जो मोर्टेलिटी वो रिड्यूस हुई है, वेस्टिंग हमारे यहाँ इम्प्रूव मतलब इंक्रीज हुई है, इम्प्रूव नहीं इंक्रीज हुई है। अगर आप रैंकिंग देखें इंडिया की तो 2021 में 101 है, 2020 में 94 थी 107 कंट्रीज़ में, 2019 में 102 थी 117 कंट्रीज़ में, और 2018 में 103 थी 132 कंट्रीज़ में, 2017 में 100 थी 119 कंट्रीज़ में, 2016 में 97 थी, 2015 में 80 थी, 2014 में 55, है ना। तो ये अलग अलग देखो इंडियाज़ रैंकिंग यहाँ पे देखो लिखी हुई है। 2012 में 65, 2011 में 67, है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है अलग अलग कंट्री अलग टाइम में जो हमारी रैंकिंग रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कई बार हमारी इम्प्रूव भी हुई है ना। दैट इज द थिंग। हमारे यहाँ वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चार्ट प्लॉट द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु वर वेस्टेड। तो वेस्टिंग का रेशियो बहुत ज़्यादा है। हायर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर वेस्टेड इन 1920। अगर 2019-20 की बात करें तो ज़्यादा बच्चे हैं जो कि वेस्टिंग में हैं व्हेन कंपेयर टू 2015-16। 2015-16 से अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आपको वेस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑथर ने बताया है स्टंटिंग का भी जो रीजन है, मोस्टली जो स्टंटिंग है वो त्रिपुरा, तेलंगाना, इन जगहों पे, गुजरात में, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते, लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड इजराइल टू रिज्यूम। अब इंडिया और इजराइल जो है अपने ट्रेड टॉक्स को जो है वो दोबारा से इंक्रीज करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और एक यहाँ पे टर्म यूज हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड नाम का टर्म यूज हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली यूएई और इजराइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उनको अच्छा करने के लिए हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? यूएई और इजराइल के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको अच्छा करने के लिए हुआ है। और ये जो अब्राहम अकॉर्ड है इसको ब्रोकरेज किसने किया था? वो यूएसए ने किया था, ब्रोकर्ड बाय यूएसए। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? यूएई और इजराइल के बीच के जो रिलेशन है उनको इंप्रूव करने के लिए बेसिकली ये हुआ है। ठीक है ना। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, कुशीनगर कनेक्ट टू श्रीलंका। अब यहाँ पे कुशीनगर जो है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। कैसे इंपॉर्टेंट प्लेस है मैं आपको बता दूं, कुशीनगर बहुत ज़्यादा जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इट्स अ सैक्रेड साइट। ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना लास्ट जो सरमन दिया था वो कुशीनगर में ही दिया था। एंड महापरिनिर्वाण या जिसको साल्वेशन बोलते हैं वो उन्होंने कुशीनगर में ही अटेन किया था। तो गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट जो सरमन दिया था वो कुशीनगर में दिया था, और महापरिनिर्वाण जो अटेन किया था वो भी कुशीनगर में ही किया था। देयरफॉर कुशीनगर इज अ वेरी सैक्रेड साइट फॉर देम। एंड बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत इंडिया में इसको डेवलप किया जा रहा है ना। एंड
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट बनाया जा रहा है बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत। एंड जो श्रीलंका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम एंड सिंगापुर, ये बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ से काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली ये प्लेस लोकेटेड है। अब म्यूरल्स के बारे में आपको पता होगा, म्यूरल किसको बोलते हैं? जो वॉल में पेंटिंग की जाती है उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। सिंपल टर्म याद रखिएगा, म्यूरल पेंटिंग क्या होती है? जो वॉल में पेंटिंग की जाती है उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टेम्पल का नाम है, बुद्धिस्ट टेम्पल है केलानिया राज महाविहार। केलानिया राज महाविहार एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि कोलंबो के पास श्रीलंका में है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, केलानिया राज महाविहार ये बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि कहाँ पर है? कोलंबो में है। एंड यहाँ पे जो म्यूरल्स बनाए गए हैं उसमें अरहत भिक्खु महिंद, यानी कि जो अशोक के बेटे थे महेंद्र, उनको अरहत भिक्खु महिंद कहा जाता है। एंड यहाँ पे एक थेरी भिक्खुनी यानी संघमित्रा जो उनकी बेटी थी, थेरी भिक्खुनी, उनकी अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ठीक है ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, ASI के बारे में लिखा हुआ है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़े फैक्ट बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। एंड लगभग इंडिया में जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो उनको मेंटेन करने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही है। 1861 में इसको बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर बने थे, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। और कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। 1861 में उन्होंने इसको फाउंड किया और पहले डायरेक्टर बने। आपके लिए सवाल ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से 2 एक्ट्स के अंतर्गत मॉनिटर करता है चीज़ों को, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है अभी, है ना, जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखो हम क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, मैं आपको बता दूँ एक करके। हमने सबसे पहले आज यहाँ पे पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि 2 एक्ट कौन से हैं जिसके अंतर्गत ये मॉनिटर करता है। कुशीनगर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, और किस तरीके से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ बुद्धिज़्म है कनेक्टेड है वो बताया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे इस अब्राहम अकॉर्ड के बारे में देखा, फिर हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखा, फिर हमने शैडो कैबिनेट के बारे में पढ़ा, कुछ आर्टिकल्स पढ़े जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, AQ खान के बारे में जाना, और इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है ना, इसके साथ ही हमने, जब हम फ्रंट पेज में थे तो हमने काफ़ी नई नई चीज़ें पढ़ी। तिब्बतोलॉजी के बारे में जाना, क्या होता है तिब्बतोलॉजी, और केरला के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जाना, NIA के बारे में जाना, और हमने यहाँ पे जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें हमने इंपॉर्टेंट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज के बारे में जाना, जो कि UK आर्मी द्वारा की जाती है, ओलंपिक्स के माना जाता है ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज में। और इसके अलावा हमने भूटान चाइना की जो डील थी उसके बारे में जाना, और कौन कौन से रीजन्स हॉटस्पॉट हैं उनके बारे में जाना। साक्तेंग मैंने आपको बताया, है ना, इसके अलावा डोकलाम मैंने आपको बताया। फिर मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे था ही आज का कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और लास्ट जो है मैंने प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे थे, आंसर बता दूं, ग्लोबल TB रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो आंसर हो जाएगा B। और इसमें मिशन लूसी तो सही है, जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड है। हायाबूसा एक्चुअली ryugu का है, जापानीज है। एंड ओसाइरस रेक्स जो है वो बेन्नू का है, तो इसमें मतलब कि B1 ओनली आंसर हो जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा C। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।